तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीडीएस एकेडमी। तो आप लोगों ने अभी तक तो फिजिक्स का पेपर देख लिया। तो अप नेक्स्ट वी हैव केमिस्ट्री फॉर यू। सो लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू आवर केमिस्ट्री सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस। So this is a question of atomic structure. So if you check all the all the species are isoelectronic species. Okay. So we know that in isoelectronic species the radii decreases with increasing atomic number. Why? क्योंकि आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका क्या होगा, वो खींचता है बाहर का रेडियस का, जो बाहर का जो शेल्स है उसको खींचता है इनर जो ये न्यूक्लियस होता है। तो बाहर का शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा और अंदर का चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा टेंडेंसी रहेगा उसको खींचने के लिए। तो इसलिए द रेडियाई डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर जो मैंने अभी बताया। तो उसी हिसाब से आप लोग देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ F2 माइनस O2 माइनस एंड O3 माइनस, इसका ऑर्डर सही होगा। बाकी का अगर आप देखेंगे तो इसका आएगा आपका N B B, जिधर बी का साइज सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आपका पोटेशियम सोडियम और आपका क्या बोलते हैं लिथियम, इसका भी साइज ये ऑर्डर होगा कि पोटेशियम सबसे ज्यादा होगा। और सिमिलरली Fe2 प्लस Fe3 प्लस Fe4। तो हम लोग को क्या आंसर मिला? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। इन विच ऑफ द डायग्राम द अबव प्रिंसिपल वाज वायलेट। तो अबव प्रिंसिपल क्या कहते हैं? हम लोग को बोलता है कि द लोएस्ट एनर्जी लेवल शुड बी फिल्ड फर्स्ट, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए तो सही लग रहा है। ऑप्शन बी में देखिए, आपका एस एस शेल फिल नहीं हुआ, उसके पहले ही हम लोग ने पी फिल कर दिया। तो ये तो वायलेट कर दिया रूल। तो आंसर ये गलत है। तो मतलब आंसर हम लोग का ये बी, आंसर इज बी। देखिए सेम ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो आपका बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग को सिर्फ ये फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। बोर पॉस्टुलेट के हिसाब से एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई होता है। और काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई से आपको वी का वैल्यू मिल जाएगा एन एच बाई टू पाई एम आर। उधर से आप काइनेटिक एनर्जी में सब्स्टिट्यूट करोगे और रेडियस का वैल्यू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है। तो और इधर आपका क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट है तो एन का वैल्यू टू हो जाएगा। और ये किसका लिए था? ये था आपका हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का जेड मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ वैल्यू कितना होता है? वन। तो वो सब बैठा दोगे तो आपका टोटल आंसर क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर बाई 32 पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na Mg Al and Sl। ओके, ये तो आपको पता है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a periodic table, the ionization potential increases. Okay, but there is an exception. What? Mg is extra stable than aluminum. Why? Because Mg का जो 3s ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड है, इसलिए उधर से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपका इसमें सिर्फ एक मतलब ट्रेंड में चेंज आएगा, वो है Mg का वैल्यू आयनाइजेशन पोटेंशियल एन सोडियम से ज्यादा होगा। बाकी सब नॉर्मल जैसे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Na Mg Na Mg तो इसका आंसर ये होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ठीक है, ये तो और फिर भी ये इजी है। पीरियोडिक टेबल में आपको ट्रेंड्स पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड आपको पीरियड में डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है। तो आप सी, अगर आपको पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस पता है तो आपको तो बहुत आसानी से हो जाएगा कि सी, उसके नीचे आ जाता है सिलिकॉन, बगल में आ जाता है नाइट्रोजन और नीचे फास्फोरस। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, उससे कम होगा कार्बन का, उससे कम फास्फोरस, उससे कम सिलिकॉन। तो इसमें कौन सा होगा? इंक्रीजेस। तो इंक्रीजेस मतलब आपका हो जाएगा सिलिकॉन फास्फोरस कार्बन नाइट्रोजन, सिलिकॉन फास्फोरस कार्बन नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईयूपीएसी। दे आर आस्किंग फॉर आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी में हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को पहला काम है हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। तो आप लोग अगर अच्छे से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा
ये जो चेन है ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितना का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये आपका 10 मेंबर लॉन्ग चेन हो गया। ठीक है, तो 10 मेंबर लॉन्ग चेन मतलब आपको ये डेकेन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ अटैच है। तो वन इधर से अगर मार्किंग शुरू करेंगे तो 1 2 3, तो आपको मिल जाएगा कि 3 में एक मिथाइल है। तो देखते हैं 3 मिथाइल कहाँ है, एक इधर है और एक इधर। ठीक है, और ये तो फोरिन है, तो आप लोगों को इधर से ही पता चल जा रहा है क्या, ऑप्शन ए होगा 5,6 डाई इथाइल 3 मिथाइल डेक्स 4 ई, क्योंकि देखिए फोर्थ पोजीशन में एक डबल बॉन्ड है और फिफ्थ पोजीशन में और सिक्स पोजीशन में आपका डाई इथाइल। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन आइसरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू। ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए कि इसका आंसर होता है डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपका जीओसी का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, आप लोगों को ये तो पता होगा कि द प्लस आर ग्रुप increases the tendency for electrophilic substitution। तो इधर आप देखिए CH3 का क्या इफेक्ट होगा, प्लस आर। ठीक है, उसके बाद Cl का हो जाएगा आपका माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। NO2 का क्या हो जाएगा, -R। और ये तो न्यूट्रल बेंजीन है, तो इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे ज्यादा चांस है, मतलब सबसे क्या बोलते हैं हम लोग को ज्यादा टेंडेंसी होगा। उसके बाद होगा 1, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 4। तो मतलब आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। देखिए ये भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटेड हो जाता है -I की वजह से और -N की वजह से। ठीक है, और इधर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आर इफेक्ट जो होता है उसके बाद इसकी वजह से इसका एक्टिवेटेड रिंग हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर आपका 2 1 4 3, सॉरी 2 1 3 4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो हम लोग डायरेक्टली आंसर में ही देख लेते हैं। सीआर का क्या वैल्यू था, सीआर में दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 4s1। देखिए, तो आप लोग अगर कॉन्फ़िगरेशन बना लोगे तो ये आंसर सही है, 3d5 4s1 सही है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल होता है, ऑफकोर्स पॉसिबल होता है, क्योंकि एम का वैल्यूज क्या कहाँ से कहाँ तक होता है, -L से L तक होता है। उसके बाद एस सबशेल के लिए L0 होता है तो M0, पी सबशेल के लिए L1 होता है, तो ये एग्जाम्पल दिया है कि -1 0 1 होता है। उसके बाद एजी का कॉन्फ़िगरेशन में देखिए 23 इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन होगा एक, और 24 इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन होगा दूसरा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन इन HN3। तो HN3 में अगर आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा -1/3, इधर दिया है माइनस। तो हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज कीटोइनॉल टॉटोमर। ठीक है, तो कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म कब होता है, कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म तब होता है अगर डबल बॉन्डेड O के पास या डबल बॉन्डेड कोई कनेक्शन के बाद अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ। पहले वाले में तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं, सोचिए कि इधर है कि डबल बॉन्डेड हो, अगर ये कार्बन के साथ कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन कनेक्टेड है और उसका हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन उसका हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तभी वो हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बेंजीन में तो होगा नहीं, तो लेफ्ट साइड तो हम लोग देखेंगे ही नहीं, क्योंकि सब में बेंजीन है। हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, राइट साइड में। तो राइट साइड में देखिए पहले वाला H है, तो वो तो टोटोमेरिज्म कभी नहीं दिखाएगा। सेकेंड वाला देखिए C डबल बॉन्डेड O के बाद बगल में है CH, तो हाँ इसमें अल्फा हाइड्रोजन, तो ये आंसर हो जाएगा। और सी में भी फिर से नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड बेंजीन। डी में देखिए C डबल बॉन्डेड O के बगल में CH2 है, तो इसमें भी होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी एंड। आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर्स क्या क्या बनेगा। ठीक है, मूविंग ऑन। तो द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू फॉर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है, एक तो होता है एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सही है। और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है
इट रिफ्लेक्ट द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्डर ऑफ सब एनर्जी लेवल, हाँ सही है। और है स्टेबल वैलेंस स्टेट्स का हम लोग को नहीं दिखा रहा है। टेंडेंसी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ ये दिखाता है। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द रिलेटिव आयनिसिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द एनी टू एलिमेंट्स, नहीं ये भी नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो रहा है, ए एंड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इन प्योर फॉर्म इज अनस्टेबल। तो जब अनस्टेबल का क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कंपाउंड दिखेगा, तो आप लोग पहले चेक करते हो कि कौन सा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। आप लोग चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये दोनों एंटी एरोमेटिक है, इसलिए ये लोग अनस्टेबल होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन प्योर फॉर्म, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ऑप्शन पहले बना ले। ज्योमेट्रिकल आइसोमर से हम लोग कैसे चेक करते हैं कि अगर कोई, मानो कि कोई डबल बॉन्ड है और जो कार्बन से उसका अगर दोनों है सेम एलिमेंट हो गया, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगी, ठीक। तो पहला वाला अगर बनाते तो देखिए आपका हो जाएगा CH, इधर C, इधर भी C, और इधर हो जाएगा आपका H। तो ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा गया, क्यों? क्योंकि ये कार्बन में एक है PH और C, और एक कार्बन में है C और H। तो ये लोग सिस टर्म जो आइसोमरिज्म दिखा सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी का अगर आप बनाओगे तो आप लोगों को दिख जाएगा कि सबका जो कार्बन है, कोई एक साइड का कार्बन है। अगर सेकेंड वाला बना, ठीक है, बी वाला, इसमें अगर आप बनाते 3 फिनाइल 1 ब्यूटेन, ठीक है, 1 ब्यूटेन है, मतलब इसमें आप पहले ही देख लो, एक कार्बन में आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो इसमें तो वैसे ही आपको सिस्टम नहीं होगा। तो आप बाकी का भी सेम सेम तरीके से बनाओगे तो आपको दिख जाएगा, सिर्फ आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग amongst the given option which of the following atoms are in plane in all possible conformations, ठीक है। तो हम लोग को पहले कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म निकालना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा में ये एक ही प्लेन में रहता है सब कुछ, सब एटम्स, ठीक है। तो जो पहले वाला है कि 1,3 ब्यूटाडाइन, सम ऑफ द कंफर्मेशन ऑल द एटम्स में नॉट लाइन सेम प्लेन। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, तो अलोंग द एक्स तो रोटेट कर सकते हैं। तो अगर रोटेट करेगा तो वो वैसे ही सेम प्लेन से निकल जाएगा। सेकेंड वन, वो डी, जो डी ऑप्शन है, CH2 डबल बॉन्डेड CH2 ड्यू टू sp हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, H एटम्स ऑन द टर्मिनल CH2 ग्रुप्स लाई परपेंडिकुलर। तो क्या हो रहा है, जो डबल बॉन्ड दो अगर ऐसा रहता है तो एक ऐसा डबल बॉन्ड रहता है, एक ऐसा, ठीक है। तो अगर दो डबल बॉन्ड ऐसा रहता है तो एक हाइड्रोजन एटम परपेंडिकुलर टू द अदर प्लेन। तो ऑप्शन ए भी गया, डी भी गया, बी और सी देख लेते हैं। इन CH2C डबल बॉन्डेड हो ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ CH2 बाय ऑक्सीजन, दैट टू hydrogen atoms on the sp2 hybridized CH2 group lie in the same plane। क्यों डबल बॉन्डेड O सेम ग्रुप में ही रहेगा ना, क्योंकि उसमें तो कोई और एलिमेंट उसके साथ अटैच नहीं है। इधर क्या हो रहा था, CH2C डबल बॉन्डेड CH2 में क्या हो रहा था, सोचिए कि ये है आपका CH, ये है आपका CH2, इसके बाद ये कार्बन में अटैच है, और इसके बाद ये फिर से और एक कार्बन अटैच है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इसमें फिर से हाइड्रोजन अटैच है ना, तो ये तो घूम जाएगा ना अलॉन्ग इस एक्सिस। तो अलॉन्ग इस एक्सिस ये घूम जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इधर हाइड्रोजन ऊपर, और एक हो जाएगा साइड में। लेकिन जब ये CH2C डबल बॉन्डेड O हो रहा है, तो क्या हो रहा है, C डबल बॉन्डेड C, इसके साथ क्या है, डबल बॉन्डेड सिर्फ ओ ऑक्सीजन अटैच है, इसके बाद ऑक्सीजन के साथ तो कोई और एलिमेंट अटैच नहीं है ना, तो इसलिए वो सेम प्लेन में रह रहा है। Similarly, in compound B, due to linear structure of CH triple bonded C portion of the molecule, the three hydrogen atoms on CH portion always line the same। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन ऑफ बोरॉन, ठीक है। और बोल रहा है कि 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2। ये तो गलत बात है, 2s का लोअर एनर्जी है, इसलिए तो का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है ना इससे, आयनेशन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसलिए तो आयनेशन एनर्जी बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरॉन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ द assertion and reason are correct but reason is not the correct, नहीं, assertion is correct but the reason is incorrect, हाँ, इसका आंसर सी होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम नियॉन का दिया है और बोला है कि डी ब्रॉगली वेव है। तो ठीक है, ये तो आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, और वी के जगह में आप रिप्लेस कर सकते हैं 2m के से। तो उधर से आपको मिल जाएगा क्या वैल्यू, आंसर 5। आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 5। नेक्स्ट है आपका, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन द डिजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9 while the degeneracy of second excited H माइनस। ठीक है, तो इन ग्राउंड स्टेट में तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा H माइनस का। इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन 1s से 2p में जाएगा। ठीक है, तो इसका डिजेनेरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, इस 3 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखिए इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इधर प्लस था ना, जो इधर है प्लस, तो ये प्लस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा उसका कौन सा साइड में है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, कितना है अल्फा हाइड्रोजन। ए में देखिए 1 2 3, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन एच है, 3 हो जाएगा। बी साइड में देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन मिलेगा, तो बी का आंसर 2। और सी में आपको एक ही मिलेगा क्योंकि ये एक ही इधर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। तो टोटल मिल जाएगा आपको 6 हाइपर कॉन्जुगेशन का हाइड्रोजन। तो टोटल स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के प्लस 1, जिसका आंसर हो जाएगा 7। इसका आंसर हो जाएगा आपका 7। अच्छा, 19 का क्या बोल रहे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग द स्ट्रक्चर्स ई एफ एंड ई एफ एंड जी आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। रेजोनेंस कब होता है, जब कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कोई चार्ज। ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं। ई एफ एंड ई जी आर टॉटोमर्स। ई एफ एंड ई जी, ये टॉटोमर्स, हाँ बिल्कुल है। ये आप अभी देखे हो अल्फा हाइड्रोजन बगल में होगा, तो ये तो बिल्कुल टॉटोमर्स होगा, तो ऑप्शन बी तो करेक्ट है। एफ एंड जी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एफ एंड जी, हाँ सिस एंड ट्रांस है, तो ये एफ एंड जी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। और एफ जो, अब अगर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उसको हम लोग डायस्टेरियोमर्स भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी डी। नेक्स्ट देखते हैं, अमॉन्ग द फॉलोइंग लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, लीस्ट स्टेबल कैसे देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन होगा आपका चेक करने के लिए कि कौन से चार्ज अगर बगल में बगल सेम चार्ज है। देखिए इन ऑप्शन ए पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस टुगेदर एकदम क्लोज, तो इसलिए इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। इसमें देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये फिर भी स्टेबल है। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें भी फिर भी स्टेबल है। लेकिन और सिमिलर इन ऑप्शन सी ऑल्सो। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए 2 पॉजिटिव एक साथ प्लेस है, ये बहुत अनस्टेबल। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपाउंड एक्स। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो आप अगर सब स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको मिल जाएगा 6 स्ट्रक्चर। तो पहले आप देख इधर ही आंसर मिला सकते हो कि आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल इज 6। ठीक है, और बाकी का देखते हैं, टोटल नंबर आइसोमर 3 तो नहीं हो रहा है इधर। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इज इन एक्स इज ट्रांस, द नंबर ऑफ एनर्जी पॉसिबल फॉर एक्स इज 4, और डबल बॉन्ड एक्स इज 6, द नंबर ऑफ एनर्जी पॉसिबल इज 2। ठीक है, देखते हैं। और इधर आप देख सकते हो कि इसका आपका 6 बन रहा है। ठीक है, ये आपका एनर्जी आपका 6 बन रहा है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सिमिलरली इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच ऑफ द वन इज हैविंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन। तो ठीक है, तो आप सबका देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके हिसाब से अगर आपको ये याद रहा तो बहुत अच्छा। आप याद नहीं भी रहा तो आप अरेंज तो कर सकते हो ना, कैसा कैसा अरेंजमेंट होगा periodic table में। वैसा अरेंज कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये पोजीशन में जो होगा, मतलब फॉस्फोरस की पोजीशन में उसका सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अच्छा, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच एस्टेब्लिश दैट न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम यूज द बीम ऑफ। अच्छा, आपको ये तो पता है कि यूज द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है, बीटा गामा तो होगा नहीं। तो उसके बाद हीलियम एटम्स होते हैं या हीलियम न्यूक्लियर, ये आपका टेस्ट करेगा नॉलेज। ठीक है, ये आंसर होगा डबली पॉजिटिवली जो चार्ज हीलियम आयन है,
उसको ही हम लोग अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हीलियम न्यूक्लियस। इसका आंसर हीलियम एटम्स बिल्कुल मत देना, हीलियम न्यूक्लियर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ C6H14। तो C6H14 का आप अगर स्ट्रक्चर्स बना लोगे, आपको देखे आप देख सकते हो कि उसका सिर्फ एल्केन ही बनेगा, और एल्केन का सब स्ट्रक्चर बना लोगे, ब्रांच और जो जो भी आप बना सकते हो, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, क्या होगा कि 5 आइसोमर ही पॉसिबल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि Ng2+ का कितना होगा, ये 2p6 हो जाएगा। तो 2p6 मतलब कि पूरा फुल फिल्ड है, सब फुल फिल्ड है, मतलब नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली नेक्स्ट है आपका Ti3+। तो Ti3+ का आपको मिलेगा 3d1, V3+ का मिलेगा 3d2, और Fe2+ का मिलेगा आपका 3d4। ठीक है, तो ये सब मिलने के बाद आप अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो Fe2+ के पास है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो केमिस्ट्री पेपर इतना ही। तो आशा करते हैं आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया था, क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड था। आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो हम लोग के लिए, जरूर कमेंट्स में बताइए। जीमेल में हम लोग को रीच कर सकते हो आप लोग। और हाँ, एक बात, आप ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करिए, ताकि हम लोग को भी और मोटिवेशन मिले कि हम लोग भी ऐसा ऐसा कंटेंट देते रहे आप लोगों को, और भी अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। #mythesis। थैंक यू।